अच्छा, जो पुरानी किताबें होती हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं होती है ना? असल में वो किसी समाज के नियमों और उसकी सच्चाइयों को समझने के लिए एक तरह से सुराग होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जासूस सुरागों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचता है, इतिहासकार इन्हीं पुरानी किताबों का इस्तेमाल करके सदियों पुराने समाजों की गुत्थियां सुलझाते हैं। तो चलिए, आज हम भी इसी जासूसी के काम में लगते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सुराग वो है महाभारत। देखिए, ये महाकाव्य सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि उस पुरानी दुनिया को समझने का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी हर कहानी, इसका हर कैरेक्टर हमें उस समय के समाज के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। मतलब ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी किताब बिल्कुल नहीं है। आज हम जिस महाभारत को जानते हैं उसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। जरा सोचिए, 1 लाख! ये दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है, जो हमें उस जमाने की सोशल लाइफ की एक जबरदस्त तस्वीर देता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे लिखने में लगभग 1000 साल लग गए। इसकी शुरुआत हुई थी करीब 500 ईसा पूर्व से। मतलब सोचकर देखिए, कितनी पीढ़ियों ने इसे लिखा, सुनाया, संभाला होगा। और यकीनन हर पीढ़ी ने इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ा भी होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी है या इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, महाभारत की जो मेन स्टोरी है, 2 परिवारों के बीच की लड़ाई की, वो सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं है। असल में ये उस समय के सोशल बिहेवियर के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट भी सेट करती है। कहानी का सेंटर पॉइंट है जमीन और पावर की लड़ाई। एक तरफ थे धृतराष्ट्र के बेटे यानी कौरव, और दूसरी तरफ उनके भाई पांडु के बेटे पांडव। ये जो फैमिली प्रॉब्लम थी, वो एक ऐसे भयानक युद्ध में बदल गई जिसने पूरे समाज की नींव तक हिला के रख दी थी। लेकिन इस बड़ी लड़ाई की कहानी के पीछे समाज के कुछ आइडियल रूल्स छिपे हुए हैं। मतलब ये किताबें हमें बताती हैं कि एक आदर्श समाज को कैसे चलना चाहिए था। तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर ये नियम थे क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम था पितृवंशिकता का। इसका सीधा सा मतलब ये था कि परिवार का वंश पिता से बेटे, फिर पोते, ऐसे चलता था। पिता के बाद उनकी सारी जायदाद पर, और अगर वो राजा हैं तो उनके सिंहासन पर हक सिर्फ बेटों का होता था। अब देखिए, यहीं पर कहानी का एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, और इस जीत ने पितृवंशिकता के इसी आइडिया को समाज में और भी पक्का कर दिया। ये एक तरह से ऐलान था कि भाई पावर तो अब इसी नियम से आगे बढ़ेगी। और बेटों की ये चाहत समाज में कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा हमें ऋग्वेद के इस मंत्र से मिलता है। ये मंत्र शादी ब्याह के टाइम पर पढ़ा जाता था। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तम पुत्रों का आशीर्वाद मिले। मतलब बेटों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। अच्छा, सोशल आइडेंटिटी का एक और बड़ा हिस्सा था गोत्र। ये लोगों को, खास तौर पर ब्राह्मणों को, अलग अलग परिवारों में बांटने का एक सिस्टम था। हर गोत्र का नाम एक पुराने वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और माना जाता था कि उस गोत्र के सारे लोग उसी ऋषि के वंशज हैं। अब इस गोत्र सिस्टम को चलाने के लिए 2 बड़े जरूरी नियम थे। पहला ये कि शादी के बाद औरत को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होता था। और दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। इसे बहिर्विवाह भी कहते हैं, मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करना। तो ये थे वो आइडियल रूल्स, पितृवंशिकता और गोत्र से बाहर शादी। सुनने में तो सब कुछ बड़ा साफ और सेट लगता है ना? लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा साधा होता नहीं है, और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि क्या सच में हर कोई इन नियमों को मान रहा था? क्या ये नियम सिर्फ किताबों में ही थे, या असल जिंदगी में भी लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे? क्या हर राजा, हर रानी इन ब्राह्मणों के बनाए नियमों को मानते थे? चलिए जरा सबूतों की जांच पड़ताल की जाए। हमारी ये पड़ताल हमें ले जाती है पश्चिमी और दक्षिणी भारत के एक बहुत ही पावरफुल राजघराने सातवाहन के पास। उनके ज़माने के जो शिलालेख और मूर्तियां मिली है ना, वो हमें नियमों और असलियत के बीच के फर्क की एक बड़ी ही अनोखी तस्वीर दिखाती हैं। अब यहाँ जो चीज़ है वो बहुत दिलचस्प है। ज़रा देखिए, एक तरफ थे ब्राह्मणों के बनाए नियम, और दूसरी तरफ थी सातवाहन राजाओं की असल प्रैक्टिस। नियम कहता था कि वंश पिता के नाम से चलेगा, लेकिन सातवाहन राजा तो अपनी माँ के नाम से पहचाने जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। फिर नियम था कि शादी के बाद औरतें पति का गोत्र अपनाएंगी,
पर कई सातवाहन रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, नियम था गोत्र से बाहर शादी करने का, लेकिन कुछ सातवाहन राजाओं ने तो अपने ही गोत्र में शादी की थी। ये तो नियम का सीधा सीधा उल्लंघन था। तो ये तो एक पहेली बन गई। एक तरफ हैं आइडियल रूल्स और दूसरी तरफ ऐसे पक्के सबूत जो दिखा रहे हैं कि उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। तो इस गुत्थी को इतिहासकार सुलझाते कैसे हैं? बस यहीं से उनका असली डिटेक्टिव वाला काम शुरू होता है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए स्कॉलर्स ने 20वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा लिटरेरी प्रोजेक्ट हाथ में लिया। उन्होंने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का फैसला किया। अब ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जांच पड़ताल थी। इस प्रोजेक्ट का स्केल हैरान कर देने वाला था। ये काम 1919 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 47 साल लग गए। सोचिए, 47 साल। विद्वानों ने पूरे देश से, कश्मीर से लेकर केरला तक, अलग अलग भाषाओं और लिपियों में लिखी महाभारत की सैकड़ों पांडुलिपियों का इकट्ठा किया। और जब ये काम पूरा हुआ तो 13,000 पन्नों की एक विशाल किताब तैयार हुई। ये जो पन्ना दिख रहा है, ये उसी क्रिटिकल एडिशन का है। इसमें जो बड़े अक्षरों में लिखा है वो मेन टेक्स्ट है, मतलब वो श्लोक जो लगभग हर कॉपी में एक जैसे मिले। लेकिन असली राज, असली कहानी वो नीचे छोटे छोटे फुटनोट्स में छिपी थी। उन फुटनोट्स में हजारों छोटे बड़े फर्क दर्ज किए गए थे जो अलग अलग इलाकों में मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ऊपर से बनाए गए आइडियल रूल्स और जमीनी हकीकत के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती थी। समाज कोई एक जैसा नहीं था, बल्कि उसमें अलग अलग रिवाजों के बीच लगातार एक बातचीत, एक डायलॉग चल रहा था। तो इस पूरी जासूसी से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? सच ये है कि पुराने भारत का समाज किसी एक रूल बुक के हिसाब से नहीं चलता था। वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं जिंदा दिल था। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें यहां समझनी चाहिए। पहली, कि पुरानी किताबें हमें आइडियल समाज के बारे में तो बताती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो असलियत हो। दूसरी बात, ऑफिशियल नियम तो पितृवंशिकता और गोत्र से बाहर शादी के ही थे। लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी बात, सातवाहन जैसे पावरफुल राजाओं के सबूत दिखाते हैं कि इन नियमों को न सिर्फ चुनौती दी जाती थी, बल्कि बदला भी जाता था। और असली इतिहास इन्हीं नियमों और असलियत के बीच के गैप में छिपा होता है। तो असल में इतिहास सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं होते। असली इतिहास तो उन नियमों और उन लोगों के बीच की बातचीत है जो उन नियमों के साथ जी रहे थे, कभी उन्हें अपना रहे थे तो कभी उन्हें चुनौती दे रहे थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हजारों साल पहले समाज के आइडियल और रियल में इतना बड़ा फासला था, तो क्या आज चीजें बहुत अलग हैं? जरा सोचिए, आज हमारे समाज के ऑफिशियल नियम क्या हैं और उनकी असलियत कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग है।